गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है। चैप्टर भी कौन सा? पहला, जिसका नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है। बच्चों, मैं आप लोगों के नोट्स बनवाऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। और क्या करूंगा, और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। आगे बात समझ? इतना क्लियर? अब वो पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोग को बताऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या है। दूसरे पे डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। थर्ड हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग द इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। और फिफ्थ कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं दो टॉपिक है, वैसे तो मैं इसको फिफ्थ में डालूंगा, कोरोजन और रेंसिडिटी। बच्चों, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों। नोट्स भी बनवाऊंगा, एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है सब लिखाऊंगा। करते हैं चैप्टर की शुरुआत। सबसे पहले आपके पास आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी लिख रही है? सर हमें बताइए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर आपका इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, एक ऐसी प्रोसेस, क्या बोला मैंने, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो इस लाइन को क्या लिखेंगे, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं दूसरे सब्सटेंस में, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। रिपीट करता हूं, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड। सब्सटेंसेस वो क्या होंगे बच्चों, कन्वर्ट होंगे, आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस, into different substances, into different substance। बच्चों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रिपीट कर रहा हूं, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, और क्या बोला, इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है। वो डिफरेंट प्रॉपर्टी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बताओ यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी भाई? हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बताओ इतना क्लियर है? समझ आया केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अब देखो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। एक होता है रिएक्टेंट, एक क्या होता है, रिएक्टेंट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट। एक क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बच्चों उस चीज को बोला जाता है, उन सब्सटेंस को बोला जाता है जो आपकी प्रोसेस शुरू होने से पहले लिए जाते हैं। जब उन केमिकल्स को मिलाया, मिलाने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इतनी बात समझ आई? रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वो सारा केमिकल जो मिलाने से पहले है। जैसे चाय बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं, दूध लेते हैं, मिक्स नहीं किया। चाय के अंदर मिक्स करने से पहले जो केमिकल सब्सटेंस आपके पास है, हम उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड लिखा जाता है। इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं एक एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। इस एरो के ऊपर और नीचे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन कंडीशन। क्या लिखते हैं भाई? रिएक्शन कंडीशन हम लोग लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर कोई पूछता है कि सर रिएक्टेंट क्या है, तो आप रिएक्टेंट की भी डेफिनेशन लिख लो।
रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या बनती है? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। आसान सी भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको समझाया, रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस लिया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अगर एग्जाम में आ गया कि रिएक्टेंट क्या है तो लिखोगे द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट, द सब्सटेंस, आगे बात समझ, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, that take part in a chemical reaction, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। that take part in a chemical reaction को मैं शॉर्टकट में RXN से लिख सकता हूं, मगर बोर्ड एग्जाम में आप शॉर्टकट मत लिखना, कंप्लीट लिखना, REACTION। बताओ भाई, इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बोले कि सर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है जो नया सब्सटेंस मिलेगा आफ्टर रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखो बच्चों, ये डेफिनेशन कोई गलत नहीं निकालेगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टेट बोर्ड के अंदर। सीबीएसई इस चैप्टर के अंदर से जनरली बैलेंसिंग पूछ सकता है, आपसे रेंसिडिटी और करोजन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट क्या है? द substance is formed after the chemical reaction, the substance formed after the chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है बच्चों? रिपीट कर दिया मैंने, रिएक्टेंट क्या है? आपका रिएक्टेंट उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो रिएक्शन से पहले है, और रिएक्शन के बाद का जो सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और बच्चों ध्यान रखोगे, प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को हम दोनों को किससे सेपरेट करते हैं? एरो से सेपरेट करते हैं। एरो का जो पॉइंट होता है वो प्रोडक्ट की साइड होता है, एरो के ऊपर और नीचे रिएक्शन कंडीशंस लिखी जाती हैं। इतनी बात समझ में आई? अब अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। आप इसको बोल सकते हो कि सर ये तो हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब बच्चों देखो, केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल इक्वेशन भाई, केमिकल इक्वेशन। अब जो एक केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने करी थी, क्या बोला मैंने? जो एक केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने परफॉर्म करी है, अगर मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला मैग्नीशियम भाई कंबाइन हो गया ऑक्सीजन गैस के साथ और उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला मैंने? कि मैग्नीशियम आपका कंबाइन हो गया ऑक्सीजन गैस के साथ और उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने कहा चाय पत्ती को पानी में डाला, फिर चीनी डाली, फिर दूध डाला, अदरक वगैरह डाला, सब डाला और चाय तैयार हो गई। जब मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, चाय पत्ती पूरा ना लिख के मैं उसका सिंबल बना रहा हूं, चिन्नी शुगर जो होती है उसको ना लिख के मैं उसका सिंबल बना रहा हूं। ठीक है ना? ये सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कहलाती है केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। क्या केमिकल इक्वेशन क्या बच्चों आप लिख सकते हो? इट इज द केमिकल, it is the representation of, it is the representation of chemical reaction, it is the representation of chemical reaction, chemical reaction in a symbolic form, in a symbolic form, symbolic form हम इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। बताओ क्या ये बात समझ आई? ठीक है? क्या बोला मैंने? ऐसी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? सिंबल्स की फॉर्म में, तो बच्चों हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मैं एग्जांपल की बात करता हूं। देखो मैंने आपके सामने लिखा कि ये मैग्नीशियम है। क्या बच्चों? मैग्नीशियम लिखा, प्लस ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ। किसके साथ मिक्स हुआ बच्चों? ऑक्सीजन के साथ। और इनकी रिएक्शन हो गई, दोनों आपस में रिएक्ट किया और दोनों ने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इस बात को ध्यान से समझिएगा। समझ आया? मैंने क्या लिखा? मैग्नीशियम।
कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो बच्चों एक और बात, ये जो इधर वाला पार्ट है, एरो के इधर वाला पार्ट, हम इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। समझ आया ना, क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टेंट। अब जो एरो के उधर गया है पार्ट, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्लियर है, रिपीट कर देता हूं, केमिकल रिएक्शन क्या थी, हमारे पास जो नया सब्सटेंस था जब वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए और इधर वाले पार्ट की और उधर वाले पार्ट की प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग हो सकती है। अब केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में लिखते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अब इसी केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ये है केमिकल रिएक्शन। क्या बच्चों, केमिकल रिएक्शन। जब अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन में लिखूंगा तो मैग्नीशियम को लिखूंगा मैं Mg। मैं मान के चलता हूं कि आपको एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट तो आते हैं, तभी आपको यह पता लगेगा मैग्नीशियम को मैंने Mg क्यों लिखा। ऑक्सीजन कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन गैस होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं O2। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे बच्चों MgO। ये 9th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा होगा कि कैसे बनता है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल गया तो 1 आ गया। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नया फॉर्मूला निकल के आया वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन गया। क्लियर है, अभी के लिए मैं इसको अपनी तरफ से बैलेंस कर रहा हूं, अगले पार्ट में मैं आपको उसको बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। बैलेंसिंग के लिए मैंने यहां 2 लगा दिया तो यहां भी 2 लगा दिया। अब ये एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन आपके सामने तैयार हो जाती है। क्लियर है, अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। याद रखना बच्चों, उसका आंसर क्या है, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिपीट कर देता हूं, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए मैंने रिएक्शन के आगे इक्वेशन के, यहां पर रिएक्शन के अंदर इक्वेशन एटम जो आपके मैग्नीशियम का सिंबल है इसके आगे 2 लिखा है या मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लिखा है। इतना समझ आया। ये तो डेफिनेशन उन बच्चों के लिए थी जो कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जस्ट सिंपल वे में याद करना चाहते हैं। अब डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं या आप कहोगे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में मैं लेके जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो फाइट करेंगे 80+ से ऊपर। वो सिंपल वे में थे कि सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब रिएक्शन को थोड़ा सा इसके अंदर अलंकार यूज करते हैं। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, वही लाइन है बस थोड़ा सा इसको वर्डिंग चेंज मैं कर रहा हूं। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, with the help of symbols and formula। ठीक है ना, with the help of symbols and हम फॉर्मूला भी बना देते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने बनाया, ठीक है, एंड फॉर्मूला ऑफ किसका बच्चों, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। इतना समझ आया, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आगे मैं सिखाऊंगा बैलेंसिंग क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, इक्वेशन आपकी और ज्यादा क्या हो जाती है बच्चों, इंफॉर्मेटिव हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ओ ले लेता हूं, यहां पर मैंने लिखा जिंक। क्या करेंगे बात बच्चों, जिंक मैंने लिखा और ये थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जिंक मैंने लिखा प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी 2HCl के साथ, तो आपको क्या मिला, जिंक क्लोराइड मिला ZnCl2 प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये थी बच्चों केमिकल इक्वेशन। अब अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखता हूं तो लिखेंगे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या देगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बोलेगा जिंक इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड, एंड अलोंग विद एवोल्यूशन ऑफ विच गैस, हाइड्रोजन गैस। वो ऐसे भी लिख सकता है बच्चों।
ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, जबकि ऊपर वाली आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है बच्चों। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। और ध्यान रखोगे कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसके पीछे आपको सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। आगे मैं सब डिटेल में बताऊंगा कि जिंक को कैसे लिखना है, रिप्रेजेंटेशन जब हम सीखेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो गई या नहीं? क्या क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन हो गई या नहीं? और मैं इसको थर्ड टॉपिक की फॉर्म में इसको मान के चलता हूं कि आपका थर्ड टॉपिक है कि रिएक्शन हो गई या नहीं, या फिर हम इसको बोलेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, व्हाट आर द, क्या बच्चों, व्हाट आर द important what are the important characteristics of a chemical reaction, आपको कैसे पता लगेगा कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं, या उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक खास बातें क्या है? क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट रहता है बच्चों, जब कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर से आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी, तो आपको पता लग जाएगा आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो पहला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अभी मैंने किया भी था बच्चों, पिछला एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल है। यहां पर अगर आपको बीकर के अंदर से बच्चों, मान के चलो मैं कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं और मैंने देखा, देखो बच्चों ये मेरा बीकर है, क्या बच्चों, बीकर के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, H2SO4 डाला। क्या डाला, H2SO4 मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ द एसिड ही बोलते हैं, किंग ऑफ द केमिकल। ये थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं लिखवा देता हूं, किंग ऑफ, ये सभी एसिड का राजा होता है और साथ में किंग ऑफ केमिकल भी होता है। इतनी बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स डाले। क्या डाला, जिंक मेटल डाल दिया, इसमें जिंक मेटल डाल दिया। तो अब आपको कैसे पता लगेगा ये जिंक इसके साथ रिएक्शन कर रहा है या नहीं? यहां से कौन सी गैस निकलना शुरू हो जाएगी, यहां से बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे कंफर्म करोगे हाइड्रोजन गैस निकली है या नहीं बच्चों। तो देखो पहला टॉपिक क्या है, आपको पता लगेगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने रिएक्शन करी, जिंक प्लस H2SO4, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना बच्चों, इन दोनों की रिएक्शन से आपको मिलेगा जिंक सल्फेट, और प्लस में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अभी के लिए याद रखो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब मेटल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ कि हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगता है कि वो निकली है या नहीं। अभी के लिए इतना पहचान रखो कि यहां पर गैस निकलेगी तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट क्या है कि, और दूसरा फैक्टर क्या है कि आपको ये पता लग जाए, कंफर्म हो जाए रिएक्शन हो चुकी है या नहीं। तो दूसरा है आपकी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बच्चों देखो, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सॉलिड सब्सटेंस जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर अनडिजोल्व रहते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, वो छोटे छोटे सब्सटेंस जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर बिना घुले पड़े रहते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अगर वो बनना शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा बच्चों, मैंने लिखा पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिखा, पोटेशियम आयोडाइड, ये 2Ki प्लस लेड नाइट्रेट। क्या लिखा, PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। दोनों ही एक्वस फॉर्मेट में लेके चलना है, बाद में बताऊंगा एक्वस क्या होता है। अभी के लिए जस्ट आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। यहां पर मिल जाएगा बच्चों लेड आयोडाइड PbI2, जो ये वाला है लेड I2 बनेगा बच्चों, PbI बनेगा जो आपकी येलो कलर की पीपीटी होती है। किस कलर की, अब प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में मैं पीपीटी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इतनी बात समझ में आई। और बाहर साथ में क्या बनेगा, 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो एक्वस फॉर्मेट में पड़ा रहता है बच्चों। किस फॉर्मेट में,
एक्वस की फॉर्म में। आगे बताऊंगा चल के मैं एक्वस भी क्या होता है, सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग रिएक्शन ना याद कर पाओ तो कोई इश्यू नहीं है, मगर ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई पहला पॉइंट आपका होता है उस रिएक्शन के अंदर से आपको गैस निकलती दिखाई देगी, उस रिएक्शन के अंदर आपको पीपीटी बने हुए दिखाई देंगे। और तीसरा फैक्टर क्या है, और पॉइंट क्या हो सकते हैं बच्चों, आपका ना जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे चेंज इन कलर। क्या लिखेंगे बच्चों, चेंज इन कलर। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर। क्लियर है, चलो इसकी रिएक्शन मैं नहीं लिखवाता, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर मैं जिंक की रिएक्शन करवाता हूं कॉपर सल्फेट के साथ, लिखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों, ये ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये ब्लू कलर गायब हो जाता है, क्योंकि यहां पर जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर साइड में निकल आता है। इतनी बात समझ आई, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर मैं चलूं, फोर्थ पॉइंट आपके पास रहेगा, रिएक्शन का ना प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बार ना मेरे को कलर कंफर्म कर देना, अगली वीडियो के कमेंट में डाल देना कि सर मार्कर का जो कलर है वो ठीक है या नहीं, जो भी आपको मतलब अच्छे से विजिबल कलर हो वो मेंशन कर देना। तो फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने लिखा भाई, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है। अगर मैं बच्चों एक एसिड ले लूं, एसिड कोई भी ले लिया मैंने, HCl की रिएक्शन, ये मेरे को मजा नहीं आया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अगर मैंने HCl लिया प्लस में मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, ये दोनों ठंडे केमिकल होते हैं, रूम टेम्परेचर पड़े होते हैं, नॉर्मल होते हैं। जब ये इनका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नमक बन जाएगा NaCl प्लस में वाटर। तो बच्चों इस टाइम ना जो टेम्परेचर होता है, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप हाथ लगा के देखोगे बीकर को, बीकर आपको गर्म लगेगा। तो चौथा फैक्टर आपका है चेंज इन टेम्परेचर। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है? पांचवा पॉइंट जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो है चेंज इन स्टेट। आपके प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो जाएगी, चेंज इन स्टेट। बताओ क्या ये बात समझ आई, क्या हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और इन दोनों की रिएक्शन से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2H2O, और ये कैसा होगा, लिक्विड फॉर्मेट में होगा। किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो आप कह सकते हो कि भाई साहब क्या हो रहा है, यहां पर आपकी स्टेट चेंज हो रही है। रिपीट कर दूं, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, जब कोई एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। इतना क्लियर। उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में, तो बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, आपको कैसे पता लगेगा कोई रिएक्शन हो चुकी है या नहीं, उसके मैंने आपको 5 फैक्टर लिखवा दिए हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मैंने लिखवाया है एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा मैंने लिखवाया है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, तीसरा मैंने लिखवाया चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा, चौथा मैंने लिखवाया चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा लिखवाया बच्चों चेंज इन स्टेट। ये 5 हमारे पास क्या रहते हैं, फैक्टर रहते हैं, जो हमें ये मेंशन करते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब ये हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, मैं इसको 4th टॉपिक मान के चलता हूं। क्या बच्चों, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की हम बात करेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट। आपको कैसे पता लगेगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ये कंफर्म करवाएंगी कि ये इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं। देखो बच्चों, पहला पॉइंट, हम बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके, कि जितना आप लोग रिएक्टेंट ले रहे उतना आपके पास प्रोडक्ट बन भी रहा है या नहीं।
पता कैसे लगेगा? रिएक्टेंट के जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स किसके होने चाहिए? प्रोडक्ट के होने चाहिए। दो बातें आप लोग को याद होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले क्या पॉइंट है? वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? या फिर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि एग्जाम में क्या बन सकता है, तो उस क्वेश्चन को मैं व्हाइट कलर से लिखूंगा। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? वाई इज देयर अ नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। नीड ऑफ बैलेंसिंग Why is there a need of balancing chemical equation? बताओ भाई, इतनी बात समझ आ गई कि आपको किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? तो आप एक लाइन में आंसर लिखोगे, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतनी बात खत्म करोगे। क्लियर है? टू क्या लिखेंगे? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ, टू सेटिस्फाई, या आप लोग लिख सकते हो टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना? क्यों? ऐसा क्या बात होगी? क्योंकि आपको पता है मास को ना तो आप तोड़ सकते ना ही जोड़ सकते। ये बात आपकी 10th क्लास तक तो ठीक रहती है। 10th के बाद हम लोग जब कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों? जब हम पढ़ते हैं किसको? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। वहां पर हम लोग एटम्स को तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी। इतना क्लियर? अब इस जो लाइन का मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को आप जोड़ सकते ना ही तोड़ सकते। नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और क्या होगा? नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। 10th क्लास में सिर्फ अभी ये याद रखना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात हम +1 या +2 या कॉम्पिटिटिव में करेंगे बच्चों। क्लियर है? रिपीट कर देता हूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या क्यों है, तो आप बोलोगे कि भाई साहब बात सुनो मेरी कान खोल के, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन किसको ओबे करेगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगी। कहता क्या है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो आप मास को जोड़ सकते ना ही मास को तोड़ सकते। इसको आप एनर्जी की फॉर्म में भी बोल सकते हो। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को जोड़ सकते ना ही एनर्जी को तोड़ सकते। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब और भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी के अंदर से क्या बनेगा बच्चों कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है ना? तो आप इसके बीच में ना एक वो हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस बना लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस। देखो बैलेंस तो ये है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, जो नहीं करेगी वो क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं यहां पर आपके सामने डिफरेंस मैं पढ़ूंगा इनका। इधर हम उसकी बात करेंगे, किसकी? बैलेंस्ड इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है ना? और उधर हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। देखो बहुत सिंपल है, जिन बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखो। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या हुआ? ऐसी इक्वेशन जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया, माना, उनकी बात को माना, वो लॉ क्या कहता है कि मास को ना तो तोड़ोगे ना ही जोड़ोगे। एक लाइन में लिखो ना, इसमें छोड़ गया कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। आप ये भी इधर लिख लेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा मैं इधर लिखवा देता हूं इस लाइन को। इसके ना मैं पीडीएफ भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? आप इधर लिख सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों? मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू, शुड बी या मस्ट भी लिख सकते हो, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लो भाई
बच्चों मार्क्स जबरदस्त आएंगे अगर आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हो, ठीक है ना। देख लो, मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इतनी कहानी समझ आई। करें स्टार्ट। एक तो पेन थोड़ा मजेदार नहीं मिल रहा भाई। चलो, पहला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। यहां पर बैलेंस इक्वेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जाएगा। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया जाएगा, उल्टा वायोलेट कर देगा, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड, ऑफ मास इज फॉलोड। इतना पॉइंट काफी है, फालतू आप लोगों ने याद ही नहीं करना। अगर लिखना चाहो तो कहां फॉलो होगा, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इन एक केमिकल रिएक्शन, बोर्ड के अंदर आप ये लाइन ना भी लिखोगे तो नंबर मिल जाते हैं, इन एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूं, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया जाता है उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वायोलेट होता हुआ नजर आएगा। वायोलेट मतलब वो खंडन करेगा, किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास seems to be violated, seems to be violated। लो भाई, इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो भाई, इसमें कोई पहाड़ नहीं है। अभी तक कोई ऐसी बात मैंने नहीं बोली जो आपको मुश्किल लगे, डिफिकल्ट लगे। मैं साथ साथ आपके नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहले नोट्स की तैयारी करेंगे, उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा, असर्शन रीजन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, केस बेस्ड स्टडी भी डिस्कस करेंगे, और जो आपके 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है या 5 मार्क्स में जो आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लो भाई, पहला पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया, देखो क्लियर है बच्चों। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे रिएक्टेंट के, ठीक है ना, और प्रोडक्ट के। नंबर ऑफ एटम्स किसके बोला मैंने, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, हर एक एलिमेंट के वो इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके बच्चों, हर एलिमेंट के, ऑफ ईच एलिमेंट। याद रखना, जितने भी एलिमेंट आपके रिएक्टेंट वाली साइड है डेफिनेटली उतने ही आपके एलिमेंट कहां मिलेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड मिलेंगे। तो दोनों का हिसाब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड, इज इक्वल ऑन बोथ साइड। लो भाई, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इतनी सी बात समझ आई। यहां पर क्या लिख देंगे, वो अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल, ईच एलिमेंट इज नॉट, क्या होगा, वो इक्वल नहीं होंगे बच्चों, इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में, ऑन बोथ साइड्स। बताओ क्या ये बात समझ आई। पहला पॉइंट क्या था बैलेंस में, कि वो ओबे करेगा किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा। यहां पर ये इसका खंडन करेगा, वायोलेट का मतलब होता है ना मानना, ओबे नहीं करना। यहां पर दोनों तरफ क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के इक्वल होंगे, दोनों तरफ हिसाब बराबर करके चलेंगे। यहां पर हिसाब बराबर नहीं होगा, या तो रिएक्टेंट वाली साइड एटम ज्यादा हो जाएंगे या फिर प्रोडक्ट वाली साइड एटम्स ज्यादा हो जाएंगे, किसी भी एलिमेंट के वो हो सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा 2Mg, मैग्नीशियम लिखा प्लस O2 के साथ इसने रिएक्शन करी और इसने बनाया 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो भाई, इतनी बात समझ आई। इसी रिएक्शन को अगर मैं कैसे लिखूं, यहां पर थोड़ा ऐसे लिख दूं बच्चों, कि मैंने मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा और यहां पर क्या हो गया,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया भाई। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख सकते हो इस तरफ कितने मैग्नीशियम है मेरे पास, इस तरफ मेरे पास है भाई 2 मैग्नीशियम। यहां पर कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने हैं? 2 हैं। यहां पर मैग्नीशियम कितना? 1। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना? वो भी 1। तो ये तो वायोलेट हो गया ना। क्या हो गया? वायोलेट हो गया। जबकि यहां पर आप लोगों ने देखा ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। यहां पर ऑक्सीजन 2 है, ये देखो अगर मैं आगे लिख रहा हूं तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां भी 2 है, यहां मैग्नीशियम 2 है, यहां भी मैग्नीशियम 2 है। मगर यहां पर चलो मैग्नीशियम को मान लिया मैंने इक्वल है, मगर ऑक्सीजन तो क्या हो गया? कम ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? इतनी बात समझ आई? तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं है? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? तो अब आप कहोगे सर हम कैसे सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना? तो बच्चों इसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। मैं एग्जांपल के साथ वो रूल करवाऊंगा, ठीक है? तो अगला जो टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, आई थिंक आपका 5वां टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब मैं इसका एग्जाम्पल सबसे पहले चूज करूंगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों आयरन, ठीक है? वो आपको क्या देगा? अगर मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करूं कि आयरन ऐसे लिख देगा प्लस वोटर, आयरन प्लस वोटर, और वो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है? या वो लिखेगा बच्चों आयरन ऑक्साइड, ऐसे लिख देगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है? और प्लस में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर, ऐसे बोल देगा हाइड्रोजन गैस। आपको सिर्फ इतना लिख के वो दे देगा। अब आपको इसको बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। क्या होता है? अब रूल नंबर 1, मैं रूल के साथ बात करूंगा बच्चों। रूल नंबर 1 आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको और एग्जांपल देखनी है तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को जाके देखो, वहां पर दुनिया भर के ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो रूल नंबर पहला कहता है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को स्केलेटन फॉर्म में लिखो। स्केलेटन मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो रूल नंबर 1 कहता है राइट द इक्वेशन, राइट द, ब्लैक कलर ही ले लेता हूं भाई, बैकग्राउंड थोड़ा सा वो है। राइट द स्केलेटल इक्वेशन। ये रूल बच्चों देखो मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखना। लिखने से क्या होता है, एक तो नोट्स आपको समझ इजिली आएंगे और आप ना हैबिचुअल हो जाओगे कि भी हाँ ये वर्ड कैसे लिखा, वो वर्ड कैसे लिखा है, ठीक है ना? आपको स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। तो इक्वेशन, इतनी बात समझ में आ गई? मैंने आयरन को उतारा Fe की टर्म में, प्लस वोटर का फॉर्मूला H2O। बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब आते हैं, 9th क्लास में आपने सीखे हैं। अगर आपको नहीं पता आयरन का सिंबल क्या है, वोटर का सिंबल क्या है, आयरन ऑक्साइड कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, कौन सा यहां पर लेना है, हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, तो आप ना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। मैं 9th क्लास का एक चैप्टर है उसको डिस्कस करूंगा, वहां पर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। Fe प्लस H2, कुछ नहीं बैलेंस करना। अब आयरन ऑक्साइड आप लेके चलोगे इस केस में Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में लिखोगे। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? ये रूल नंबर 1 था, क्लियर है? अब बात करूंगा बच्चों मैं रूल नंबर 2 की। बच्चों ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? आप लोगों ने ऐसा एटम चूज करना है जो इसके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स, जिसके ना ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसके एटम्स ज्यादा हैं। तो रूल नंबर 2 अपनी भाषा में क्या लिखेंगे? सेलेक्ट ए कंपाउंड। आपने ऐसा कंपाउंड चूज करना है या ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो जिसके एटम्स ज्यादा होंगे, ठीक है? वो कहां मिलेंगे? कंपाउंड में। सेलेक्ट अ कंपाउंड दैट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, दैट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखो बच्चों याद करना भी मुश्किल नहीं है, 2-4 बार आप एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे ये आपके टिप्स पे हो जाएंगे। सिलेक्ट अ कंपाउंड दैट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बताओ ये कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप मेंशन कर देना, मैं इसको कोशिश करूंगा और सिंपल वे में लेके जाने की। वैसे ये बहुत सिंपल वे में मैं आपको करवा रहा हूं। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब देखो कंपाउंड कौन सा है? आयरन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ देखो बच्चों Fe के इस कंपाउंड के अंदर आयरन 3 है और ऑक्सीजन क्या है? 4 है, और हाइड्रोजन बेचारा 2 है। इतना बात समझ आई? तो मैंने सिलेक्ट कर लिया Fe3O4 को। किसको सिलेक्ट कर लिया मैंने? Fe3O4 को। आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया भाई। इतनी बात समझ में आ गई? इसको दोबारा से लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई। देखो Fe
प्लस H2O, ठीक है, और इसने क्या दिया, इन दोनों की रिएक्शन से मिला था Fe3O4 प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस। तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि भाई साहब आप ना पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहां पर देखो ऑक्सीजन 4 है इस कंपाउंड में, आयरन 3 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो मैं इस वाली साइड को क्या करूंगा, अब आपको याद रखना बच्चों, देखो बिल्कुल तराजू वाला काम है, अगर एटम्स इधर ज्यादा हैं तो आपको इधर ऐड करना पड़ता है। मान लो आप शुगर लेने गए दुकानदार पे, आजकल तो डिजिटल वेइंग मशीन आ गई, पहले क्या था, तराजू वाला सिस्टम था, इधर शुगर आपने 2 किलो रखी तो इधर वेट भी आपको 2 किलो रखना पड़ेगा। अगर इधर 1 किलो वेट है, शुगर आधा किलो है, तो आपको और शुगर इधर वाले इस वाले कंटेनर में ऐड करनी पड़ती थी। अब इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें इस तरफ रिएक्टेंट की साइड ऐड करनी पड़ेगी, ऐड नहीं होती, हमेशा मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन, जो ज्यादा है उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, क्लियर, बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, H2O कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पार्ट क्या था, राइट हैंड साइड, ठीक है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग H2O कहां पर, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय कितने, जितना यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 4, तो मैं यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब लिखेंगे, इसकी बारी आ चुकी है, Fe प्लस 4H2O और आपको मिलेगा Fe3O4 और यहां पर चला गया हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 है, मगर यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इधर राइट हैंड साइड, अब की बार हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 4, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ कौन लिंक था, हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली अगर मैं 4 आगे लिखूंगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय मल्टीप्लाइंग, बैलेंस, क्या लिखेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय मल्टीप्लाइंग H2 बाय मल्टीप्लाइंग हाइड्रोजन, कितने के साथ, कहां पर मल्टीप्लाई करना, ऑन राइट हैंड साइड बाय 4। लो भाई कहानी खत्म। बच्चों मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूं, जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे वहां हम डायरेक्ट मेथड मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, यहां पर मैं डिटेल में इसलिए सिखा रहा हूं ताकि एक बार आप सीख गए बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है, तो क्या होगा, Fe प्लस, यहां पर मैंने लिखा 4H2O और ये हमारा एरो, यहां पर मैंने लिखा Fe3O4 और यहां पर मैंने लिख दिया 4H2। अब देखो बैलेंस क्या नहीं है, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहां पर 4 है, हाइड्रोजन 8 हो गए, बैलेंस कौन नहीं है, आपका आयरन बैलेंस नहीं है, यहां पर 3 है, यहां पर कितने हैं 4, आपका 1 है। तो लास्ट रूल नंबर 5, लो भाई रूल नंबर 5, ठीक है ना। रूल नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, देखोगे रूल नंबर 5 आपका बोल रहा है बैलेंस आयरन बाय मल्टीप्लाइंग, कितने से, बाय मल्टीप्लाइंग आयरन, कहां पर, ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद 3 के साथ। तो रूल नंबर कहता है बैलेंसिंग आयरन, बैलेंसिंग किसको बैलेंस करना है बच्चों, बैलेंसिंग बैलेंस करना है, बैलेंस आयरन, हमें आयरन को बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग बैलेंस आयरन बाय मल्टीप्लाइंग आयरन, कहां पर, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय 3, लेफ्ट हैंड साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। 3Fe प्लस 4H2O, आगे मैंने लिखा Fe3O4 प्लस में हो गया 4 हाइड्रोजन गैस, बोलो स्वाहा। इतनी बात समझ आई कि नहीं, ये टॉपिक क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। देखो रिएक्शन में क्या था बच्चों, रूल नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे।
देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहला काम आपने स्केलेटन इक्वेशन लिख ली, क्या थी Fe प्लस H2O, क्या मिला Fe3O4 प्लस H2। अब हम लोगों ने रूल नंबर 2 कहता है ऐसा कंपाउंड चूज करो जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा है। आयरन यहाँ 1 था, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यहां देखा मैंने आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर आयरन भी ज्यादा, ऑक्सीजन भी ज्यादा। ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो मैंने नेक्स्ट वाले में क्या लिखा रूल नंबर 3 में कि बैलेंस करूंगा मैं ऑक्सीजन को, इधर 4 है और इधर 1 है, तो इस वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन बढ़ गया। फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, बैलेंस हाइड्रोजन, इधर मैंने देखा 8 हो गए, उधर हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने उधर 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये सब बैलेंस हो गया, तो कौन बच गया, आयरन बच गया। और लास्ट वाले रूल में आपने क्या नोटिस किया, मैंने किसको बैलेंस किया, आयरन को बैलेंस किया। बताओ भाई इतना समझ आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी का हम लोग बच्चों कहां करेंगे, बाकी का याद रखोगे हम लोग क्वेश्चन जब मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराऊंगा तब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो अगर आप लिखना चाहो तो एक रिएक्शन और लिख लो, बहुत सिंपल है। रिएक्शन क्या है, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, react with copper sulfate which gives zinc sulfate, which gives zinc sulfate and copper, which gives zinc sulfate and copper, वो हमें देता है बच्चों। देखो अब जिंक का सिंबल क्या होगा, जिंक का सिंबल आपने लिखा Zn, क्या लिखा, Zn, प्लस कॉपर सल्फेट का होगा CuSO4, क्या लिखा मैंने, CuSO4। उसके बाद क्या हुआ, जिंक सल्फेट बन गया और प्लस में कॉपर। लो भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मगर ये तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, मैंने एग्जांपल भी ऐसा चूज कर लिया जो पहले से ही ऑलरेडी क्या है आपका बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इतना क्लियर, चिंता ना करो, अभी एक के ऊपर फोकस करो, ठीक है। बाकी हम डिटेल में जब न्यूमेरिकल इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है। अच्छा अब और क्या हो सकता है बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस भी कर लिया। अब इंपॉर्टेंट एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, वो क्या है, हाउ टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ये मेरा फेवरेट टॉपिक तो फिर भी रह गया बीच में। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। आप इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, ठीक है भाई। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। पहला पॉइंट, हम जितने भी हम लोगों ने उस अंदर कंपाउंड लिखे हैं सबकी फिजिकल स्टेट बताकर, हमें क्या मेंशन करनी पड़ेगी, उनकी फिजिकल स्टेट बतानी पड़ेगी बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखोगे। क्लियर है, जितने भी उसके अंदर सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे। जैसे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल एस से। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्मेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो आप रिप्रेजेंट करोगे एल से। अगर कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है तो आप लिखोगे जी। अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, किसमें है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा पहले एक्वस सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्यू से। हर वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, एक्वा मतलब होता है पानी, ठीक है ना। सब्सटेंस को जब द सोल्यूट, या मैं कहूं द सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर, द सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट क्या होगा बच्चों, आपका पानी होगा रे बच्चों, सोलवेंट इज वाटर। लो भाई इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें सोलवेंट क्या होगा, पानी होगा। बताओ इतनी बात आई समझ, पक्का क्लियर है। दूसरा पॉइंट, पहला मैंने क्या बताया फिजिकल स्टेट, दूसरा पॉइंट और क्या रह गया, और हम हमारी इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, हीट चेंजेस। एक फैक्टर आता है हीट चेंजेस। मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें हम लोगों ने हीट दी है या उससे हीट एनर्जी ली है, या मैं कहूं रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं। दो तरह की रिएक्शन होती है बच्चों, कुछ रिएक्शंस को हम लोग हीट देकर करवाते हैं, कुछ रिएक्शंस के अंदर हीट बाहर निकलती है।
तो उनको बोलते हैं हीट चेंजेस। क्या होगा? हीट चेंजेस, और उसका सिंबल होता है, हम उसको डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से हम डिनोट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? कंडीशंस। क्या है कंडीशन? कौन सी? रिएक्शन कंडीशन मैंने लिखा था। जैसे किसी के अंदर हम लोगों ने कैटलिस्ट मेंशन कर दिया। क्या है किया? कैटलिस्ट मेंशन करना है तो एरो के ऊपर लिखेंगे। और क्या हो गया? मान लो किसी रिएक्शन के अंदर गैस बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उसका सिंबल ये हो गया। किसी के अंदर पीपीटी बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, उसका सिंबल ये हो गया। जो सॉलिड सब्सटेंस या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमारा बचता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को याद रखने चाहिए ताकि आप रिएक्शन को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना सको। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन लिखा, इसके पीछे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में मैंने जी लगा दिया। क्या लगा दिया? जी। प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन हुआ 3H2, ये भी क्या है? गैस है। बताओ, इतनी बात समझ आई? अब रिएक्शन कंडीशन क्या है? इन दोनों को मिलाने के लिए, गैस है बच्चों, गैस के पार्टिकल को पास लाना थोड़ा सा टिपिकल काम है, मुश्किल काम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर ना कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। उन कंडीशंस को बोला जाता है रिएक्शन कंडीशन। जैसे कैटलिस्ट ले लिया Fe2O3। अब डेफिनेशन भी लिखाऊंगा मैं कि कैटलिस्ट क्या है। वैसे आपके पास एग्जाम में नहीं आएगा तो सुन लोगे तब भी काम चल जाएगा। Fe2O3 प्रेशर यहां पर ले लेते हैं हम 300 एटमोस्फेरिक लिख लेते हैं। ये ATM का मतलब होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और क्या हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर भी ले लेते हैं 700 केल्विन के अराउंड। इतनी कंडीशन अप्लाई करने के बाद तब जाके कहीं आपको क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिलेंगे। अब याद रखना, गैस के पार्टिकल पास पास ला रहे, जबरदस्ती लाएंगे तो ये गुस्सा होंगे तो बाहर क्या निकलेगी? हीट एनर्जी भी निकलेगी, जिसको आप हीट लिख सकते हो। बताओ भाई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो बताओ भाई। इतना समझ आया? क्लियर है बच्चों? फटाफट बताएंगे। हाँ भाई, चलें आगे।